हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स यू इन डीटीसी। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि जो भी आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसका एक शॉर्ट वीडियो सॉल्यूशन भी हम देंगे। तो हमने सबसे पहले इरिगेशन और सोइल के आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए थे, तो उसमें से इरिगेशन इंजीनियरिंग के मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। पहले टेस्ट का पहला क्वेश्चन था हमारा कि ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज, कि रोलिंग लैंड पर कौन सा मेथड अप्लाई करें। पहला था चेक फ्लडिंग, दूसरा था फ्री फ्लडिंग, तीसरा था बॉर्डर फ्लडिंग और फोर्थ था फ्यूरो फ्लडिंग। तो इसमें आपको बताया था कि फ्री फ्लडिंग वाले ग्राउंड में पानी जब भी सप्लाई करोगे कि एक जगह पानी छोड़ो और वो रोल करता हुआ नीचे तक आ जाए, तो इसलिए हमने इसको बोला रोलिंग। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा फ्री फ्लडिंग, क्योंकि इसमें आपको रोलिंग ग्राउंड की आवश्यकता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? फ्री फ्लडिंग। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा फ्री फ्लडिंग, यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां था। 10 तक आपके सोइल के थे। एक और क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग ऑन द साइड टू वाटर डिचेज यूज इन सर्टेन एग्रीकल्चरल फील्ड इज कॉल्ड एज। बोला था कि एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फसलों को तो क्या करते हैं, फसलों को तो ऊंची जगह पर उगाते हैं और पानी नीचे जगह पर देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बढ़ती क्वेश्चन बोल रहा है मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप रनिंग ऑन रिज ऑन द साइड ऑफ वाटर, यानी कि ये कुछ ऐसा पोर्शन था, रिज पर तो फसल उग रही है, क्रॉप उग रही है और साइड में वाटर है। रिज पर क्रॉप्स उग रहा है और साइड में वाटर है। तो भाइयों ये मेथड कौन सा कहलाता था? बोलेंगे सर ये आपका फ्यूरो मेथड कहलाता था। क्या कहलाता था? फ्यूरो मेथड कहलाता था। इसमें मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? फ्यूरो। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें कई बार पूछ लेता है कि फ्यूरो इरिगेशन में फ्यूरो क्या है, तो आप बोलोगे फ्यूरो आपका चैनल है जो पानी को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन है एस्टिमेटिंग द फ्लड डिस्चार्ज फॉर ए कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया आपको दिया है दोस्तों 180 किलोमीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है कि डाइकन्स फॉर्मूले का यूज करो और उसमें कोफिशिएंट का मान लो 16 और बताओ मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज क्या होगा। आपको ध्यान रखना है, इस मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज को निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड थे, एक था रेशनल, एक था इंपेरिकल। तो डाइकन्स आपका कौन सा है? बोला सर इंपेरिकल है। एक रेविज भी पूछ सकता है, वो भी सर इंपेरिकल है। डाइकन्स फॉर्मूले से क्यूपी का मान निकलता है, क्यूपी बराबर सीएम की पावर 3/4। रेविज होता तो यही पावर होती 2/3। तो आप दोस्तों निकालिए, क्यूपी बराबर सी का मान दिया है 16 और एम बोलता है या एरिया बोलता है, एक ही बात है, कैचमेंट एरिया है वो है 180 की पावर में अगर कर दूं 3/4 और जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा कुछ 786 और ये फॉर्मूला यूनिट किस में देगा? बोला मीटर क्यूब पर सेकंड में देगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्यूमैक्स। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बोले सर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद मैं बात करता हूं, मेरा 14th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 14th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों इंडेक्स ऑफ वेटनेस। क्या है? इंडेक्स ऑफ वेटनेस बोलता है कि ए 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स, आपको पता होना चाहिए इंडेक्स ऑफ वेटनेस को यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि उस साल वर्षा कैसे हुई। तो आप बोलोगे इंडेक्स ऑफ वेटनेस सर एक रेशो है जिसमें हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि यार उस पर्टिकुलर ईयर रेनफॉल कितनी हुई और उस जगह का एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है और गुणा कर देना 100 से। जैसे मैं बोला किसी पर्टिकुलर ईयर वर्षा हुई 100 और हमारे इंडिया में जो एनुअल एवरेज लिया जाता है वो कितना लिया जाता है दोस्तों? 120, या इसका मान आपको वो दे देगा। तो आप यहां से देखेंगे कि 100 बटा जो 120 करते हैं, ठीक है, 100 बटा 120 करते हैं, तो यहां से जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो मेरी क्या कहलाएगी? इंडेक्स ऑफ वेटनेस। इसने बोला है 60%। 60% का मतलब है कि 40% वर्षा कम हुई। 60% का मतलब क्या है दोस्तों? 40% वर्षा क्या हुई आपकी? कम हुई। अगर मैं इसको आपको बोलूं कि कितनी वर्षा कम हुई तो आप बोलोगे 40। निकाल कैसे सकते हो?
डेफिशिएंसी बराबर 100 माइनस इंडेक्स ऑफ वेटनेस। 100 माइनस इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितना था 60, कमी कितनी हुई 40। ऐसे ही आप इसका निकालोगे तो करीब ये आता है 83%, कितनी कमी हुई 17%। तो ध्यान रखना 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस रिप्रेजेंट रेनफॉल डेफिशिएंसी, 40% की वर्षा की कितनी कमी हुई दोस्तों 40% कमी हुई सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए टी ईयर फ्लड अकर्स इन एनी ईयर इज। भाई फ्लड फ्रीक्वेंसी और फ्लड वाले चैप्टर में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पूछ रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी दैट ए टी ईयर फ्लड, एक फ्लड जो आपके कितने साल में आ रही है टी ईयर्स में आ रही है, ठीक है। ये क्या है इसका रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड क्या बोलता है कि कोई भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का फ्लड और उससे अधिक कितने सालों में रिपीट हो रहा है, तो वो इसने दिया है टी। जैसे मैंने बोला कि एक फ्लड हुई थी 40 मीटर क्यूब पर सेकंड की, जो 25 साल में आई, 25 साल में आई। सपोज 400 कर लो सर, उसको कितने साल में आई, बोला सर 25 साल में आई। तो इसका मतलब क्या है कि 400 मीटर क्यूब पर सेकंड और उससे अधिक, उससे पहले कब आई थी, बोला 25 साल पहले आई थी। बोला ऐसे ही एक फ्लड आई 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, बोला वो 2 साल पहले आई थी। बोला ये तो रिटर्न पीरियड है दोनों का। बोला प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बोला 1/, रिटर्न पीरियड। बोला कैसे, बोला रिटर्न पीरियड इसका कर दो 1/25 और इसका कर दो, और इसका कर दो 1/2। तो दोनों की क्या आ जाएगी आपके पास दोस्तों, दोनों की आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। आप सोचो अगर रिटर्न पीरियड आपका बहुत दूर है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर उसके आने की संभावना कम होगी। रिटर्न पीरियड पास है तो बोलेंगे कि आने की संभावना ज्यादा होगी। तो ये हिसाब किताब रखा जाता है। तो आंसर चला जाएगा मेरे दोस्त 1/t के साथ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सोइल इज 25%। एक सोइल की फील्ड कैपेसिटी दी है दोस्त 25%। बोला पीडब्ल्यूपी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसका दिया है 15%। बोला गामा दिया है इसका 1.5, ठीक है। क्या दिया है इसने, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। बोला डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ द क्रॉप 80 सेंटीमीटर। बोला स्टोरेज कैपेसिटी बताओ। आपको क्लास में बारंबार पढ़ाया गया है स्टोरेज कैपेसिटी का फॉर्मूला है एसडीएम। क्या है एसडीएम। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डीडब्ल्यू, एसडीएम क्या था गामा एस, एस क्या था स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एम। हाँ भाई कितना है 1.5, पानी की कितनी हो जाएगी गामा 1। भाई डी कितना दिया है, मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमेशा मीटर में रखूंगा। और भाई मेरा मॉइस्चर किसके बराबर है, एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी के बराबर है। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं ताकि आपको विजुअल हो, ठीक है। डीडब्ल्यू बराबर गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एम। बोला कि 1.5/1.8 है सर मॉइस्चर कंटेंट है एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी। तो 25 माइनस 15 या 0.25 माइनस 0.15, जैसे ही आप इनको सोल्व करोगे आपके पास आएगा 0.12 मीटर। बस आपको ये चेक करना है कि ये 0.12 मीटर है। ऑप्शन किस में दिया है, बोला सर ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो बदल लीजिए क्या आएगा। हमेशा स्टैंडर्ड बात याद रखो एसडीएम, ठीक है। इसके बाद में मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द इंटेंसिटी ऑफ रबी इज 45% एंड दैट फॉर खरीफ इज 60%। द एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मैंने बताया था एनुअल इंटेंसिटी ऑफ जो इरिगेशन होती है वो किन्हीं भी 2 मेन क्रॉप के सीजन का जोड़ होती है, ठीक है। 2 मेन क्रॉप के सीजन को जोड़ दो, आपके पास एनुअल इंटेंसिटी आ जाएगी। बोला मेन कौन कौन से होते हैं, बोला खरीफ की बोल रहा है 45, रबी की बोल रहा है 60, दोनों को जोड़ दो 105%। क्लास में डिटेल में समझाया था कि 105 क्यों है ये, ठीक है। हाँ भाई 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चा इसमें उलझा रहता है। बताता हूं कैसे।
बोला इन रेसी रिजीम फ्लो इक्वेशन द वेलोसिटी इज रिलेटेड टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर एंड स्लोप एस। रिलेशन दिया है v बराबर सी आर एस और r की पावर 2/3 s की पावर n। आपको कुछ नहीं करना, बस लेसी की इस फ्लो इक्वेशन का ओरिजिनल रूप पता होना चाहिए। वो क्या होता है, v बराबर 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/3। अब देखिए आप कौन सा ऑप्शन आपको सबसे सूटेबल लग रहा है। बोला सर 10.8 और 1/3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10.8 और 1/3। कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि इसको रिलेट कर जाते हैं मैनिंग से। मैनिंग भाई ने बोला था 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। ये कौन सी इक्वेशन है, मैनिंग। ये कौन सी इक्वेशन है, लेसी फ्लो इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रिजीम चैनल हैज ए डिस्चार्ज। कोई एक रिजीम चैनल है दोस्तों जिसका डिस्चार्ज कितना है, बोला कि सर इसका डिस्चार्ज तो है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ए लेसी रिजीम चैनल इट विल हैव ए पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। रिजीम चैनल है तो रिजीम तो किसकी थी, लेसी की थी। तो लेसी का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर 4.75 अंडर द रूट क्यू। बोला ठीक है 4.75 अंडर द रूट 100, ये 10 होता है, तो आंसर चला जाएगा 47.5 मीटर के साथ। बोला 47.5 मीटर सर आंसर होगा। बोला ठीक है। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन बच जाता है। उस आखिरी क्वेश्चन इस वाले एग्जाम का थिंग्स वेरी सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू वाटर लॉगिंग। इनमें से कौन सा वाटर लॉगिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है, मतलब इनमें से जल भराव को कौन योगदान नहीं देता। बोला कि इनएडिक्वेट ड्रेनेज, बोला ये तो देगा अपर्याप्त निकास। बोला पानी नहीं जा रहा आगे, बोला भरा ही रहेगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। बोला सीपेज फ्रॉम अनलाइंड कैनाल, कच्ची नहर से निकलने वाला पानी सीप करेगा तो भी लॉगिंग हो जाएगी। फ्रीक्वेंट फ्लडिंग, लगातार अगर आप खेत में पानी भर के रखोगे तो भी हो जाएगी। एक्सेसिव टैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर आपके ग्राउंड वाटर टैप कर जाएगा आगे बढ़ जाएगा तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी। तो ये वाटर लॉगिंग में योगदान नहीं दे रहा, तो आपका आंसर चला जाएगा डी के साथ। अब हम बात करते हैं इरिगेशन के ही दूसरे पेपर की, जिसमें पहला क्वेश्चन था द एवरेज रेनफॉल ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का एवरेज रेनफॉल क्या है, इसकी वैल्यू वेरी करती है 119 या 120 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन में जो भी मिले उसको प्रिफर करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन 109 है, दूसरा 119 है, तीसरा 115 है और चौथा 99 है। तो किसको लगा दूंगा, 119.4 को लगा दिया जाएगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से वो पहचानना है जो सबसे अलग हो, बाकी से अलग हो। रेन, ड्रिजल, हेल, फॉग। दोस्तों रेन, ड्रिजल, हेल सब प्रिसिपिटेशन है, लेकिन फॉग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। फॉग आपका प्रिसिपिटेशन नहीं है। वो सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन आता है द स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गेज हैज ए कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायामीटर। जो आपका मानक रेन गेज है, स्टैंडर्ड साइमन रेन गेज है, जो कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, उसका कीप का डाया पूछता है। तो ध्यान रखना 127 mm या फिर 12.7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बोला ओम्ब्रोमीटर क्या काम आता है, ध्यान रखना ओम्ब्रोमीटर, पल्वियोमीटर और रेन गेज सब रेनफॉल की डेप्थ को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, रेनफॉल की डेप्थ को मेजर करते हैं दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, आने की संभावना हो जाती है अच्छे एग्जामों में। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रेनफॉल डेटा, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रेनफॉल डेटा एट ए पर्टिकुलर स्टेशन इट वाज फाउंड टू बी दैट ए रेनफॉल ऑफ 400 mm। कितनी वर्षा हुई भाई, 400 mm। हैज ए रिटर्न पीरियड, रिटर्न पीरियड कितना है, बोला था ना रिटर्न पीरियड को किससे शो करते हैं, बोला सर टी से शो करते हैं, ठीक है। रिटर्न बोल रहा है कि चार्ज अकरिंग एट लीस्ट वंस इन 10 सक्सेसिव ईयर्स, रिटर्न पीरियड 20 ईयर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल इक्वल टू और ग्रेटर देन
400 mm या तो 400 mm हो जाए या उससे अधिक हो जाए एटलीस्ट वंस इन 10 सक्सेसिव ईयर्स। कितने सालों में? 10 सालों में। n सालों के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों वो होती है p माइनस 1 माइनस क्यू टू दी पावर n। क्या होती है? p बराबर 1 माइनस क्यू टू दी पावर n। और q क्या है? नहीं होने की संभावना। होने की संभावना p है, नहीं होने की क्या होगी? 1 में से सर p घटा दो। दोबारा देखो क्या होगी सर? 1 में से p घटा दो। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई p कितना है आपका? बोला कि p नहीं दिया, बोला लेकिन निकाल सकता हूं 1 बटा p, सॉरी p बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा t 1 बटा 20। कितना आ गया ये? 0.05। बताओ कितना आ गया सर? ये आ गया आपका 0.05। 0.05 आ गया तो सर क्यों निकाल दो? बोला 1 माइनस 0.05, बोला 0.95। देख रहे हैं ना? बोला 0.95। ये मेरा q आ गया, इस q को यहां फिट कर दो। तो बोला 1 माइनस 0.95 की पावर 10। और जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 41%। आंसर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? 41%, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर बोलना कि n ईयर की संभावना पूछता है तो फॉर्मूला क्या होगा? p बराबर 1 माइनस क्यू टू दी पावर n। और q क्या है? नहीं होने की संभावना। मैंने बोला पास होने की संभावना 60% है और पास नहीं होने की आप बोलोगे 1 में से 60% घटा दो। तो ऐसे ही नहीं होने को निकालने के लिए 1 माइनस पी करते हैं। क्या करते हैं? 1 माइनस पी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ रबी सीजन 60%। बोल रहा है कि रबी सीजन की इंटेंसिटी 60% है और खरीफ सीजन की इंटेंसिटी 20% है। रबी की कितनी है? 60। खरीफ की कितनी है? 20। रबी 60, खरीफ 20%। पूछ रहा है क्रॉप रेशो। याद होना चाहिए क्रॉप रेशो दो मेन क्रॉप का रेशो होता है। सामान्यतः रबी टू खरीफ लेते हैं। क्यों लेते हैं ये क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड। देखो क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड लिख दो कि डिस्चार्ज पूछ रहा है भाई। कोर रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरिगेट 2600 हेक्टेयर। एरिया कितना है? 2600 हेक्टेयर। और बोल रहा है शुगर केन हैविंग कोर डेप्थ। कोर डेप्थ को डेल्टा लिख दो 17 सेंटीमीटर। कोर पीरियड को बेस पीरियड लिख दो मान लो 30 दिन। ठीक है। हाँ भाई क्यों पूछ रहा है? सबसे पहले ड्यूटी निकाल दो। डी बराबर 8.64 बी अपॉन डेल। हाँ भाई 8.64 बी की यूनिट डेज में, इसमें स्टैंडर्ड डेल्टा की यूनिट मीटर में। और जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आपके पास आंसर आएगा 1524 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। कितना आएगा? 1524 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। अब आपको पता होना चाहिए Q बराबर A बाई डी। ये आपको लॉजिक बताया था। A कितना है? 2600 हेक्टेयर और D कितना आया? 1524 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। हेक्टर से हेक्टर कट गया, क्यूमेक में आंसर आ जाएगा। और लगभग चेक कर लेना कितना आंसर आएगा आपका। ठीक है। इसमें आपको बोला है कि 1.71 क्यूमेक्स। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। 8वीं की तरफ बढ़ते हैं। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ। बोला इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब कब करना है, ये किसका फंक्शन है? बोला फसल का है पहला। हाँ बोला थोड़ा थोड़ा सही है। दूसरा बोला सोइल का भी है, क्रॉप का भी है, क्लाइमेट का भी है। बोला कि ये तो और भी सही है, तीनों का योगदान होता है। बोला सोइल, क्रॉप, क्लाइमेट, फर्टिलाइजर। बोला ना फर्टिलाइजर का क्यों होगा योगदान? बोला सोइल एंड क्लाइमेट। बोला सबसे सही आंसर है बी, सोइल, क्रॉप एंड क्लाइमेट। अब हमारे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ। बताया था किसी भी कैनाल के वाटर कोर्स पर या आउटलेट पॉइंट पर जो ड्यूटी निकाली जाती है उसी को बोलते हैं ओडीएफ, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, फॉर सप्लाइंग वाटर टू रबी क्रॉप। बोल रहा है कि रबी क्रॉप को पानी दिया गया, खरीफ क्रॉप को भी पानी दिया गया, शुगर केन को भी पानी दिया गया। ठीक है, शुगर केन को भी पानी दिया गया।
रबी, खरीफ, शुगर केन। द कैनाल इज डिजाइन फॉर द कैपेसिटी इक्वल टू द ग्रेटर देन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। बोला कैनाल को किसके लिए डिजाइन करूं? पहला ऑप्शन बोला रबी एंड खरीफ के लिए कर दो। बोला ना, शुगर केन कहाँ जाएगा? बोला रबी एंड खरीफ और शुगर केन। बोला रबी एंड खरीफ और शुगर केन। तीसरा बोला रबी एंड शुगर केन और खरीफ एंड शुगर केन। रबी और शुगर केन, खरीफ और शुगर केन। चौथा रबी और खरीफ और शुगर केन, रबी और खरीफ और शुगर केन। बोला इसके लिए जो नहीं करेंगे, क्योंकि डिजाइन का मतलब होता है हमारा काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। बोला रबी एंड शुगर केन, खरीफ एंड शुगर केन, इनमें से जो ज्यादा हो उसके लिए कर दो, क्योंकि शुगर केन को थ्रू आउट दी ईयर पानी चाहिए। ये रबी के साथ भी आएगी और खरीफ के साथ भी आएगी मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, आंसर चला जाएगा रबी एंड शुगर केन और खरीफ एंड शुगर केन, क्योंकि शुगर केन दोनों के साथ चलती है। तो आपने देखा, मैंने आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन डिक्टेट किए, वो भी बिल्कुल फास्ट। आपको इनमें कोई भी दिक्कत हो तो आप 9785898516 पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। और अपने डाउट पूछ सकते हो इन 20 क्वेश्चन में और ज्यादा डिटेल में। थैंक्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के सॉल्यूशन में।